सारी प्रतिभाएं अपने आप में लिए हमारे समाज में व्याप्त होता है, हमें उसकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसे ही छुपे व्यक्तित्व, और अब छुपे नहीं, अब तो सार्वजनिक रूप से सबके समक्ष, आज दूरदर्शन के दर्शकों के समक्ष हमारे स्टूडियो में मौजूद व्यक्तित्व हैं श्री सौरभ अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप एक निजी शिक्षण संस्थान के संचालक होने के साथ ही इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाए हैं। आप बरेली शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष हैं, आप आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ बरेली के भी अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां और एक अलग जिम्मेदारी शिक्षा की, उसके साथ आपके शौक, जैसा कि मुझे जानकारी है संगीत में आपकी विशेष रुचि है, संगीत से जुड़ी हुई कई जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं। समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं, फिर भी एक एक करके आपसे जानना चाहूंगा कि जो शतरंज एसोसिएशन है बरेली का जी, इसका क्या कार्य है और आप इसके अध्यक्ष हैं, तो आप इस एसोसिएशन में क्या ऐसा करवा रहे हैं जिससे कि शतरंज के प्रति लोगों में जागरूकता हो, उत्साह हो और इस खेल में लोग आगे बढ़े। पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कही, तो मेरा सौभाग्य है ये तो कि मुझे मौका मिला। शतरंज की अगर मैं बात करूं तो शतरंज आजकल हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही अपने भारतवर्ष में बहुत प्रचलित हो रहा है। बहुत बड़े बड़े इसमें यहाँ से चैंपियंस निकल रहे हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद हो गए या गुकेश जी हो गए या प्रगनंदनदा जी हो गए। तो उत्तर प्रदेश ने सोचा कि ये चेस एसोसिएशन जगह जगह होनी चाहिए और बरेली शतरंज एसोसिएशन का जिम्मेदारी मुझे दी गई और हमारा कार्य ये होता है कि शतरंज को आगे बढ़ाना। उसके तहत हम जो है नियमित तौर पे चेस के मुफ्त ट्रेनिंग कैंप्स देते हैं, जिसमें हम जो है हमारे कोचेज होते हैं जो कि जगह जगह जाके, विद्यालय हो या गांव हो या ऐसी जगह हो जहां कोच ना पहुंच पाए, वहां पे हम अपने कोचेज भेज के उनको मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं। उनको मोटिवेट करने का काम भी हमारा होता है कि भाई आप इस खेल को खेलिए, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि इसमें आपका पैसा नहीं खर्च होता या कम खर्च होता है और अंदर बैठ के कहीं भी दो जने या अकेले भी आप बैठ के इसको खेल सकते हैं और दिमाग तेज होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये है। इसके साथ साथ हम लोग प्रतियोगिताएं लगातार कराते हैं। वो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता होती है जिसमें अभी हुई थी, जिसमें लगभग 600 बच्चों ने भाग लिया था, जो कि बरेली के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ, जो हमारे लिए बड़ी एक गौरव का क्षण था। और जो बच्चे यहाँ से हम सिलेक्शन टूर्नामेंट के तहत सेलेक्ट करते हैं, उनको हम स्टेट में खेलने को भेजते हैं। स्टेट से खेल के वो बच्चे अगर वहां जीतेंगे तो आगे नेशनल में जीतेंगे। तो नेशनल तक पहुंचने का रास्ता यहीं से शुरू होता है और हम उसकी पहली कड़ी। बिल्कुल राजा महाराजाओं का खेल कहा जाता है शतरंज। यूँ तो फिल्मों में शतरंज के मोहरे और शतरंज की पिशाच और क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते रहे, लेकिन ये ऐतिहासिक खेल है और इसको आज बरेली के धरातल पर आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। अब हम बात करना चाहेंगे पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऐसे लोगों के लिए काम करती है जो वाकई में इसके हकदार हैं और आप उसके अध्यक्ष हैं। जी, क्या क्या होता है आपके एसोसिएशन के माध्यम से, किन लोगों को कैसे प्रमोट करते हैं? जी, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वैसे तो पैरा का मतलब दिव्यांग, तो दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए ये एसोसिएशन है। ये अभी सरकार की तरफ से बहुत तीव्र गति से इस पे काम हो रहा है और सरकार इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको इतनी सुविधाएं या संसाधन नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जगह जगह एसोसिएशंस बनी है। हमारा सौभाग्य है कि ये एसोसिएशन का जिम्मा मुझे मिला है और इसके तहत हम जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं बरेली क्षेत्र के, अगर हम बात करें तो उनका हमने पहले चयन करा। चयन करने के साथ उनको हमने अपने साथ जोड़ा। जोड़ने के साथ उनकी हम कठिनाइयां पूछी, उनका खेल की विशेषताएं पूछी, उसके साथ उनकी विशेषताओं के हिसाब से हमने खेलों का आयोजन किया। अब आए दिन हमारे यहाँ दिव्यांगों के लिए, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, तो मैं ये समझता हूं कि दिव्यांगों के लिए अभी हमने क्रिकेट मैच कराया था, अभी एक फुटबॉल मैच कराया, और उसके अलावा भी हम इन लोगों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इनको समझाते भी हैं, उनकी परेशानियां भी समझते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, बड़े बरेली के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बरेली से 2 दिव्यांग खिलाड़ी
इस समय भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं श्रीलंका में क्रिकेट के लिए। ये हमारे एसोसिएशन के माध्यम से उन दोनों का नाम गया है, तो ये हमारे लिए और पूरे बरेली वासियों के लिए और भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। निश्चित ही जी। और भी कई ऐसे दिव्यांग हैं बरेली के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करके और गोल्ड भी लेकर के आए। जी 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 जी। और हमें लगता है कि इस दिशा में जो आपका कदम है, जो आपका कार्य है, कृतित्व है, निश्चित ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। इसके अलावा आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ बरेली के भी आप अध्यक्ष हैं जी। ये किस तरह का एसोसिएशन है और कौन से खेल कराते हैं इसमें? देखिए, ये आर्म रेसलिंग एसोसिएशन वैसे तो 1977 की बनी हुई है जी, लेकिन शायद लोगों को इसकी जानकारी कम थी और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको बढ़ावा मिला है और अभी हाल ही में आर्म रेसलिंग एसोसिएशंस बनाई गई हैं जगह जगह। आर्म रेसलिंग से मतलब, जैसे अगर मैं आम हिंदी में बात करूं तो पंजा लड़ाने की बात। जी, पंजा लड़ाते हैं जैसे बचपन में सब लोग लड़ाते हैं, उसको एक खेल का रूप मिला हुआ है, लेकिन लोगों को जानकारी कम थी। अब एसोसिएशन का कार्य यह है कि इस खेल को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देना। इसकी प्रो पंजा लीग सरकार चलाती है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भारतवर्ष को दिलाए हैं। हमारा ये दायित्व है कि इस खेल को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी ये खेल इतना प्रचलित नहीं हुआ है। जी, खिलाड़ी हैं लेकिन उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है, तो हम अभी इसका कार्य ये कर रहे हैं कि हम इसमें बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी 2 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शिविर लगाया, उसमें बच्चों को पहले ट्रेनिंग दी। उसके बाद एक हमने अंतर विद्यालय टूर्नामेंट कराया आर्म रेसलिंग का, और उसके तहत आप विश्वास करें, ये 500 बच्चों ने लगभग उसमें भाग लिया, जो हमारे लिए भी विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हो रहा था बरेली में। और बच्चे बड़े उत्साहित दिखे मुझे लगा, और बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया। इससे देखिए शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और मानसिक दृढ़ता जिसे कहते हैं वो भी बढ़ती है। तो ये बहुत सुंदर खेल है। भारत ने बहुत सारे गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसमें कुछ अपना योगदान दे पाए तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। जी, यूथ इंडिया की ओर आप बिल्कुल फोकस किए हुए हैं। इसके साथ ही संगीत, जो एक बहुत ही अलग तरीके की विधा है, संगीत में भी आपका हस्तक्षेप है जी। और संगीत के विषय में मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बरेली का जो अपना ट्रेडिशनल संगीत है उसका तो एक स्थान है ही, लेकिन बरेली ने कई ऐसे मुकाम संगीत के विषय में हासिल किए हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। सर, आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं, संगीत में किस तरह का क्या कृतित्व है, क्या कार्य करवाते हैं? देखिए, संगीत मेरा मानना यह है एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है, एक ऐसा विधि है जिससे हरेक का तनाव दूर होता है, हरेक के चेहरे पे मुस्कान आती है, दिल में खुशी होती है। व्यवसाय भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन पैशन भी है, और एक स्ट्रेस बस्टर अगर हम अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करें तो वो भी होता है। तो मेरा हमेशा से बचपन से ये पैशन रहा संगीत से जोड़ने का। सौभाग्य अब जाके मिला मुझे कि जब संगम कला ग्रुप, जो कि भारतवर्ष का एक बहुत ही पुराना ग्रुप है जो कि म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड है पिछले 5 दशकों से, जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे भारतवर्ष के सिंगर जैसे पद्मश्री सोनू निगम जी हो गए, या सुनिधि चौहान जी, या जावेद अली जी जैसे सिंगर्स हो गए, इसी मंच से निकले हैं। तो उसका बरेली रीजन का मुझे हेड बनाया गया, जिसमें बरेली और आसपास के जो शहर हैं वो मेरे अंडर में हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमको बहुत सारे कला प्रेमियों से मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे जो है गायकों से मिलने का मौका मिल रहा है, और मिलने के मौके साथ उनको मौका देने का हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें जिससे वो अपनी हुनर दिखा सकें। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी हमने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कंपटीशन भी कराया था, जो पहला कंपटीशन था बरेली चैप्टर का, और उसमें लगभग हमारे 100 गायक आए थे जो बरेली क्षेत्र के आसपास के जिलों के भी थे, और उन्होंने भाग लिया, और सब बहुत मुझे उत्साहित देखे। बहुत सारी जो है हुनर है बच्चों में, और बड़ा छुपा हुनर है मुझे लगता है, और ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये कई कंपटीशन होते हैं शहरों में, हर शहर में होते हैं, उनकी भी एक अपनी जगह है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बरेली तक या शहर तक ही सीमित नहीं है। जी।
इसमें बच्चों को नेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक जाने का मौका मिलता है, क्योंकि यहां से बच्चों को हम चयनित करेंगे। चयनित करने के बाद हम आगे उनको नवंबर में राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से जो कार्यक्रम होता है उसमें हम भेजने का काम करेंगे, और वहां पे देश का पूरा मीडिया होगा, बड़े बड़े कलाकार होंगे, उनके सामने आप जब अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो निश्चित ही है, आप कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जीवन बदलने वाला आपका समय हो सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है सर। कला, कौशल, प्रतिभा, इन सबको निखारने के साथ ही जो सामाजिक कार्य हैं, सोशल वर्क है जी, उसमें भी आपका हस्तक्षेप काफी है जी, और कई बार आपकी चर्चाएं हुई हैं। किस तरह के सामाजिक कार्यों में और कैसे लिप्त हो पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां, उसके बाद समाज के लोगों का हित भी देखना है, सामाजिक कार्यों में भी जुटना है, ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? किस तरह के सामाजिक कार्य हैं जिनमें आप वाकई में रुचि से जुड़ते भी हैं? देखिए, सामाजिक कार्य मैं मानता हूं कि हर एक इंसान का एक दायित्व होता है कि वो अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीने का एक अलग मजा होता है। और ये भी कहना गलत ही होगा, मैं कहूँगा कि आदमी कभी कभी कहता है कि इंसान के पास वक्त नहीं है। वक्त सबके पास होता है, बस उसको इस्तेमाल करने की हिम्मत होनी चाहिए, या उसके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे बड़े दिल के करीब है ये सामाजिक कार्य। आपने, अच्छा हुआ आज आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। बात 5 साल पुरानी है, 2020 की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने लाल किले के प्राचीर से अपनी स्पीच में 15 अगस्त की पे उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके कुछ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला स्वस्थ होगी तो तभी देश तरक्की करेगा, और ये बात सत्य है बिल्कुल। और उसमें उन्होंने सैनिटरी पैड्स की बात करी, तो मुझे उसी दिन ये लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जबकि सरकार काम कर रही है, लेकिन अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और वो दिन से मैंने इस मिशन को उठाया। मैं उस दिन से हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ सोचता हूं, और हफ्ते में एक बार नियमित तौर से गांव जाता हूं, जगह जगह कॉलेजों में जाता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, जहां जरूरतमंद महिलाएं, बच्चियां हैं, उनके पास जाता हूं, उनसे मिलता हूं, उनको सैनिटरी पैड और स्वास्थ्य और सफाई के बारे में बताता हूं। और मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है मेरे व्यूअर्स को कि अब तक पिछले 5 वर्षों में मैं 2 लाख महिलाओं को ये लाभ दे चुका हूं। महिलाओं में कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, उसमें शर्म और ये कहें कि संकोच भरा रहता है, अपनी समस्याएं बताती ही नहीं, बेचारी परेशान रहती है। ये सब कैसे संभव हो पाता है, कैसे उन तक आप पहुंच बनाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा सर। ये मैं आपको बताऊं कि जब इसकी कार्य की शुरुआत करी, तो जब मैं पहली बार गांव में गया था तो 2 महिलाएं भी इकट्ठी नहीं हो पाई थी, और जो दो हुई थी उसके साथ 4 मर्द मेरे पीछे आ गए थे, और वो मुझे, आप कह सकते हैं कि मुझे मारने को ही दौड़ पड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक मर्द होके एक औरत से कैसे बात कर सकता है इस तरीके की, क्योंकि अभी भी ग्रामीण जगहों में थोड़ी शिक्षण की कमी है, लोगों को जानकारी की कमी है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उन महिलाओं से मैं चर्चा करता रहा, लगातार उन गांव वालों को भी समझाता रहा, उन लोगों को भी समझाता रहा कि देखिए ये आपकी भलाई की चीज है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है। मैं मर्द होके अगर नहीं शर्मा रहा हूं तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? बात समझ में आने लगी। वो 2 के 20 होते चले गए, 20 के 200 हो गए, 200 के 2000 हो गए। अब आप विश्वास करिए, कभी कभी जब मैं जाता हूं तो मुझे ऐसे लोग घेर के बैठ जाते हैं कि जैसे मैं उन्हीं के घर का हूं। और आपको बताते हुए एक बात और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि होली भी मैं वहीं मनाता हूं, दिवाली भी मैं वहीं मनाता हूं, और ईद भी मैं वहीं मनाता हूं। तो सारे त्यौहार मैं उनके साथ जब तक ना मना लूं, जब तक ना उन्हें चैन पड़ता है ना मुझे चैन पड़ता है। ऐसा हम लोगों का प्यार है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम अपनी तरफ से आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं और समझाएं इन लोगों को, तो दूसरे का हाथ आपके हाथ में जरूर आएगा, और आप देखिए जीवन कैसे बदलने लगता है। खुद को भी संतुष्टि होगी और दूसरों के जीवन में कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल, बदलाव की जब बयार चलती है तो उसकी खुशबू सब जगह फैलती है, ऐसा कहा जाता है। सर, निश्चित ही ये बहुत ही उपयोगी, और ये कहें कि ये स्वास्थ्य रक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करना बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। इस सबके साथ ही आपका अपना निजी शिक्षण संस्थान भी है। जी जी जी। वहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता और जो शिक्षारत विद्यार्थी हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल, उनके साथ लगातार कोई ना कोई इनोवेटिव कार्य करते रहना,
ये सब क्या है सर, और इसके पीछे आपकी क्या इच्छा है? देखिए, जब मैंने अपना शिक्षण संस्थान खोला, मेरा सौभाग्य था कि मुझे ये मौका मिला आज से करीब 21 साल पहले शिक्षण संस्थान खोलने का। शुरुआत बहुत धीमी हुई थी, बहुत कम बच्चों से शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा एक मन था कि मैं गुणवत्ता दूं कम से कम खर्चे पे, जिससे आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़े और शिक्षा अच्छी मिल पाए, और जो ज़रूरतमंद है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते थे कि शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए, जो हमारी सरकार की नीति भी है। तो वो उसी चीज़ को लेके आगे बढ़े, और आज 21 साल बाद हजारों की संख्या में मेरे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद होगा, लेकिन लगभग 3,500 विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ते हैं, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी देश की सेवा कर रहे हैं। उसमें कई सिपाही हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी बच्चे गए हैं, जो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो अच्छा एक कार्य हो रहा है। अगर मैं उसके माध्यम बना हुआ हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और जैसा कि शुरुआत में मैंने ये बात कही थी, समय सबके पास होता है, निकालने के लिए इच्छा होनी चाहिए दिल में। बिल्कुल। श्रीमान सौरभ अग्रवाल जी, इतना कार्य शायद गिन पाना बहुत मुश्किल है, और एक सांस में तो कहना ही संभव नहीं है। इसके बाद आप कई बार राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय मंचों पर भी दिखाई देते हैं। जी जी जी। आपको बहुत सम्मान मिला है। जी जी जी। जो सम्मान आपने प्राप्त किया, पहले तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। क्या क्या याद है आपको, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कहाँ, कैसे और क्या सम्मान आपने प्राप्त किया? सर देखिए, ऐसा है कि सम्मान के लिए अगर मैं कहूँ कि सम्मान अच्छा नहीं लगता, सम्मान किसे नहीं अच्छा लगता, लेकिन सम्मान से एक बात का फर्क पड़ता है कि आदमी को और शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, काम करने का कहते हैं ना मोटिवेशन मिलता है जब कोई सम्मान मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि शायद याद करना तो वाकई में मुश्किल है मेरे लिए कि बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। मेरा सौभाग्य मैं कहूँगा, लेकिन अगर मुख्यतः बात करूँ, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि 2023 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बुला के लखनऊ में अवार्ड दिया था, जिसमें बेस्ट स्कूल का अवार्ड जो है मुझे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मुझे दिया गया था। तो मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण था। उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मुझे सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, और हमारे जनप्रतिनिधि हेमा मालिनी जी जो फिल्म एक्टर भी हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। जयप्रदा जी जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया है। और शायद लिस्ट बहुत लंबी, मेरे को कहना इतना उचित नहीं होगा शायद, लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि और भी प्रदेशों के लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। जैसे आप बात करें तो मुंबई के चीफ मिनिस्टर थे उस समय एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने मुझे बुला के सम्मानित किया था। और महाराष्ट्र से मुझे बुलाया गया था, गवर्नर थे उस समय भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। तो ये बड़े गौरव के क्षण होते हैं। आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जीवन की यही कमाई है कि मैंने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया और लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता बदलाव आ ही गया, लेकिन कोशिश में कर रहा हूँ। और अगर उस रास्ते में मुझे 2-4 अवार्ड अगर मिल जाते हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हर्ष का अनुभव है। निश्चित ही कोशिशें हमेशा कामयाबी का रास्ता बनाती हैं, और कामयाबी मिलती है, ये तो तय है। सर, कोरोना काल जी एक ऐसा समय था, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इससे भीषण समस्या, ये कहें इससे गंभीर परिस्थिति शायद ही कभी इतिहास में नहीं रही। जी जी। उस समय भी आप घर से बाहर लोगों की सेवा में, कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। जी जी जी। क्या था उसके पीछे, और क्या आपकी मंशा थी? कौन सी इच्छा शक्ति थी जिसको लेकर के आप कोरोना काल में लगातार लोगों के साथ जुड़े रहे? जी जी। देखिए, कोरोना काल जैसे कि आपने कहा कि वाकई में बहुत ही खराब समय सब हम पूरे दुनिया के लिए था और भारतवासियों के लिए खैर था ही। और मुझे लगा कि इस समय मुझे सबके साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि मन में सबके भय था, मेरे भी मन में भय था, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही और जगह जगह सामग्री पहुंचाना। अब जैसे मैं शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी इच्छा ये रहती थी कि किसी की भी पढ़ाई बंद ना हो। अगर वो आर्थिक स्थिति नहीं है उसकी फीस देने की या पैसा नहीं है तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
लेकिन मैं ये बड़े हर्ष से और बड़े फख्र से इस बात को कह सकता हूँ कि किसी की पढ़ाई रुकी नहीं। मैंने कोशिश करी कि हर घर में जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ, जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि मेरा एक लिंक बना हुआ था गांव-गांव में जाने का, तो मैंने राशन भी पहुँचाने का कार्य करा, लोगों को समझाने का भी कार्य करा, और उसी का नतीजा है शायद कि मैं आज खुश हूँ। बिल्कुल, और कोरोना की जो जंग थी उसे हम सबने मिलकर जीत लिया। जी बिल्कुल जीत लिया सर। सर, भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्योंकि इतना सब समेटे हैं आप अपने आप में, इस सीमित समय में सारे के सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर पाना मुश्किल है। भविष्य की योजनाओं के बारे में जरूर जानेंगे, क्या करने वाले हैं आप? सर ये अपना कार्य चलता रहे, मैं तो यही कहूँगा, मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आता रहे। मेरे पास कोई ना कोई प्रपोजल आते रहते हैं कि आप इस खेल संस्थाओं से जुड़ जाइए या इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए। कुछ हैं सामाजिक संस्थाओं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसी कोई जगह ना जुड़ूँ जिसमें मैं अपना योगदान ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि सिर्फ नाम के लिए किसी भी संस्था से जुड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप कार्य कर सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, तभी आप उस क्षेत्र में जाइए। तो अभी थोड़े से प्लान हैं, आगे कुछ खेल संस्थाओं के प्रपोजल हैं जो आने वाले कुछ महीनों में अनाउंस होंगे। अभी क्योंकि आधिकारिक नहीं हुए इसलिए मैं नहीं कह सकता उस बात को, लेकिन मैं इसको आश्वस्त कर सकता हूं अपने व्यूअर्स को कि और 2-3 खेल एक ऐसे हैं जिनको हम लेके बरेली में आ रहे हैं और जिससे बरेली वासियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो शिक्षण का कार्य है और जो कला क्षेत्र में काम चल रहा है वो चलता रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में काम चलता है वो चलता रहेगा। और मैं फिर अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि मैं तब भी हाजिर था, आज भी हाजिर हूँ, आगे भी हाजिर रहूँगा। अगर किसी को मेरे की ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद की, तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। सर, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे ज़रूर करना चाहेंगे हम शतरंज के खेल के विषय में, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, प्रतिभा भी है, लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उन्हें लगता है कि जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो दर्शक इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? अगर शतरंज जैसे खेल में उनकी रुचि है, आगे बढ़ना है, तो किस तरह के स्टेप्स उन्हें लेने हैं? कैसे वे अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, शतरंज जैसा मैंने शायद शुरुआत में कहा था, सबसे आसान है उसे खेलना, क्योंकि उसमें बहुत कम राशि खर्च होती है। घर में आप बैठ के खेल सकते हैं उसको अकेले। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल एज है, मोबाइल है। अगर आप अपना एक बोर्ड बना लें, जो घर पे बनाया भी जा सकता है, आपको खरीदने की भी शायद ज़रूरत नहीं, और अगर उसमें मोहरे आप बना लें, नहीं तो आप खरीद लें, बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। और उसके साथ अगर आप कंप्यूटर के साथ खेलना शुरू करें, उसमें सारा ज्ञान आपको मिलता है, तो आपकी रोज प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होने के साथ आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर हम जैसे कार्यक्रम कराते हैं, उस कार्यक्रमों में भाग लीजिए, उसमें अपना उसका नाम रजिस्टर कराइए, कोई फीस नहीं होती, मुफ्त आपको आना जाना बस पड़ेगा, और आप उसमें भाग लीजिए। आपको जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितना आप उसमें सीख पाएंगे, उतना आपके लिए आगे फायदा है। और दूसरी बात मैं एक और कहूँगा, दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, जो आपकी ज़िंदगी में आगे भी काम आएगा। तो चेस एक ऐसी चीज़ है, मैं सबको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहता रहूँगा कि हर एक इंसान को खेलना चाहिए। मैं इस उम्र में भी अभी भी शायद हफ्ते में 2 बार चेस जरूर खेलता हूँ, अपने बच्चों के साथ, चाहे अपने मित्रों के साथ, सिर्फ इस वजह से कि उससे दिमाग शांत रहता है, तेज रहता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो आप जो है, और हमारे पास तो देश में इतने प्रतिभा है, आप देखिए हमारे पास आइकॉन्स हैं, उनको आप अगर देखेंगे, आज 18-19 साल में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं हमारे भारतवासी। तो अगर वही एक मोटिवेटर, अगर आप उन्हीं को मान लें, अपना आइडल मान लें, तो आपके लिए बहुत रास्ता कठिन नहीं है। देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो इच्छा शक्ति है यही प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, फिर चाहे वो दिव्यांगजन हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, या फिर आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो इतने सारे कहना चाहिए कार्यक्रमों, इतने सारे प्रतिभाएं हैं, जो कलात्मकता है लोगों में, उसको निखारने के लिए लगातार लगे हुए हैं। श्री सौरभ अग्रवाल जी, ये स्टैमिना, ये शक्ति, ये इच्छा शक्ति आप में बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।